पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत त्रिवेदी जी। अजीत जी, आज जब हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के चुनाव की बात करेंगे, तो यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में चुनाव की लड़ाई तीन शक्तियों के बीच नहीं है, चौथी शक्ति भी सामने आ गई है। तीन शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, प्रशांत किशोर की बात करते हैं, लेकिन अब चौथा मोर्चा चुनाव आयोग का है। जो वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण की बात की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं खोट है और इसकी लड़ाई बड़े पैमाने पर कांग्रेस आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने छेड़ दी है और इसे नहीं छोड़ने का ऐलान किया है। देखिए, मैं कल सुन रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा गया कि 3 तारीख तक सभी मतदाताओं के घरों पर बीएलओ जो हैं फॉर्म पहुंचा देंगे। मेरे ही घर पर नहीं पहुंचा है। मैं पटना शहर के बीचों बीच रहता हूं और मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं पहुंचा है। और जो यह समझा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम सिर्फ उनका ही कटेगा, यह भी सोच ठीक नहीं है। मैं जब अपने मोहल्ले को देखता हूं, शहरी क्षेत्र का निवासी हूं, पटना का निवासी हूं, तो किस मिजाज के मतदाता हैं यह भी हम जानते हैं। तो बीएलओ भी सिर्फ एक माइंडसेट के लोग नहीं है। दूसरी बात जो हमने समझी और सुनी है कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, क्या बीएलओ साहब 2003 का वोटर लिस्ट लेकर जा रहे हैं? नहीं, 2024 का वोटर लिस्ट लेकर जा रहे हैं। तो हम 2003 का वोटर लिस्ट खोजे कहां से अजीत जी? कहां से खोजे, कहां से तलाशे? तो कहीं ना कहीं नियत में संदेह है और इसकी मजबूत लड़ाई देखिए, तेजस्वी यादव लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। हमें यह भी मानना होगा कि यदि लालू यादव अपने तेवर में होते तो यह लड़ाई सड़कों पर छिड़ गई। लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक, चुनाव आयोग तक और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी चल रही है। आज कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि सड़क पर लड़ने के लिए तैयार रहिए, लड़ा भी जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग कह रहे थे 50 लाख से 1 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। अब इसकी संख्या तो 1 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ तक बताई जा रही है। सारे कार्यालयों में जो काम करने वाले लोग हैं, पटना में काम करने वाले सभी पटना के रहने वाले लोग थोड़े हैं, वह अपने कार्यालयों में छुट्टी मांग रहे हैं। लेकिन यह पता कहां है कि बीएलओ साहब कब आएंगे? मुझे ही आपके शहर दिल्ली आना है। मुझे इस बात का भय है कि रोज हम चुनाव की बात करते हैं और वोटर लिस्ट में मेरा ही नाम ना हो। हाँ, यह तो बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन बीएलओ साहब 3 तारीख तक फॉर्म देना था, वही फॉर्म नहीं दे पाए और 4 दिनों की तारीख आपने बढ़ा दी। चुनाव कितना करीब है, तो ये तो बिल्कुल ही मजाक। तो कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस ने यदि जंग छेड़ी है तो इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आप अपने गांव से भगा दीजिए बीएलओ, उन्हें चाय पान कराइए, यदि जबरदस्ती घुस कर चले आते हैं भगा दीजिए और देखते हैं ये वोटर लिस्ट से नाम कैसे काट देते हैं। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, यदि आप आधार कार्ड की मान्यता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो हर बात में आधार कार्ड क्यों 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 क्यों, यह सवाल है। हाँ, बैंक के लिए आधार कार्ड चाहिए, टिकट के लिए आधार कार्ड चाहिए, सब कुछ के लिए आधार कार्ड चाहिए और वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड नहीं चाहिए। और यह प्रयोग बिहार में ही हो रहा है। तो पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जो पहलगाम अटैक के बाद एक नई छवि के साथ सामने आए हैं। उन्होंने यह फैसला किया है, जो आंतरिक दिखाई पड़ रहा है, कि बीजेपी की बी टीम मुझे नहीं कहलाना है। तो उन्होंने अपनी ओर से, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल इमान, जीते हुए विधायक जो बच गए थे ओवैसी की पार्टी में, एआईएमआईएम में, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस से कहा है कि महागठबंधन में हमारी पार्टी को शामिल कर लीजिए यदि आपको वोटों का बिखराव रोकना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।
लालू यादव को चिट्ठी लिखी गई है, कांग्रेस आला कमान से अनुरोध किया गया है। तो ओवैसी की यह पहल, यह बात तो तय है, यह बात हम लोग बार बार कहते हैं कि सीमांचल में जो इंडिया ब्लॉक में 3 बड़ी ताकतें हैं, उनमें कांग्रेस, ओवैसी, पप्पू यादव, आरजेडी चौथे नंबर पर, आरजेडी चौथे नंबर। तो ओवैसी की यह पहल मुसलमानों की एकजुटता को बढ़ा सकती है। तेजस्वी यादव ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं। इसका क्या उल्टा असर भी हो सकता है? इन दोनों पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करें। अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने एक बार बहुत विस्तार से चुनाव आयोग की जो ये पहल है, जिसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की थी, और हमने तब भी कहा था कि ये अब तक हम लोग चुनाव आयोग को वोट जोड़ने की कवायद करते सुनते थे कि चुनाव आयोग वोट जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, चुनाव और अधिक आयोग मतदान हो, हर चुनाव से पहले वोट कैसे जोड़ा जाए और अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर रखे जाते थे। जैसे झारखंड में हर चुनाव के पहले एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था, कई बार वीरेंद्र सहवाग बने, सचिन तेंदुलकर बने, अमिताभ बच्चन, ये सब लोग अपील करते थे नए मतदाताओं से कि आप अपना नाम जुड़वाइए वोटर लिस्ट में और ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग वोट नाम काटने के लिए एक अभियान चला रहा है। ये घोषित लक्ष्य है कि नाम काटना है, नाम जोड़ना नहीं है। नाम जोड़ने के लिए तो ये सब कवायद करने की जरूरत नहीं होती है, नाम तो चुपचाप जुड़ जाते हैं। फॉर्म 6 आता है, आप भरिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए या फिजिकली फॉर्म जाकर के जमा करिए, आपका नाम जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले ही बिहार में 12 लाख नए मतदाता जुड़े, और यह महाराष्ट्र में जिसका विरोध होता है कि 5 महीने में 41 लाख मतदाता जुड़े, तो मतदाता जुड़ते थे। ये पहली बार है जब मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, और बाजाबता इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है नाम काटने के लिए, जिसको अपोजिशन ने वोट बंदी कहा है। और नाम कितने काटेंगे, ये जो आपने कहा, ये एक फिगर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उन्होंने कहा, राजेश राम जब ये जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ चुनाव आयोग से मिले और फर्स्ट हैंड उनका एक्सपीरियंस है, वो सुन करके निकले थे चुनाव आयोग से, चुनाव आयुक्त की बात, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, चुनाव आयुक्त ने 2 बार कहा है कि 20% लोगों के नाम कट सकते हैं। ये राजेश, आज हम किसी अखबार में उनका, राजेश राम का इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ने 2 बार दोहराया कि 20% नाम कट सकते हैं। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, कम से कम 20% के नाम कट सकते हैं। तो एक तो ये अपने आप में एक बड़ी आफत आने वाली बात है, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आप कैसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएं, एक भी आदमी वोट डालने से वंचित नहीं रहे, और आप ये अभियान चला रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नाम काटते हैं। और ये भी बात जो अपोजिशन के नेताओं ने कही, जो कांग्रेस के ही लोगों ने कही, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, और ये कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो जहां है वहीं मतदान करे, जहां ज्यादा समय आप रहते हैं वहां मतदान करें। अब ये बताइए, अगर ये बात कही गई है तो ये कितनी खतरनाक बात है। आप कैसे चुनाव किसी मतदाता को बाध्य कर सकते हैं कि वो कहां वोट डाले, जहां रहता है वहीं वोट डालिए। आप कैसे मतदान किसी को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब आप मुझे मूल निवासी के अधिकार होने से भी वंचित करना चाहते हैं। और बिहार के जो अप्रवासी लोग हैं या बिहार के जो श्रमिक काम करने जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता है कि आज किस फैक्ट्री में सूरत में काम करना है, कल किस ऑफिस में गुड़गांव में काम करना है, अगले महीने किस ऑफिस में बेंगलोर में काम करना है। वे वोटर तो अपने घर के ही बने रहना चाहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि वही साजिश है कि जो सरकार जो लाभकारी योजनाओं का ऐलान करने जा रही है, उससे भी वंचित कर दिया जाएगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपने आधार की मान्यता खत्म कर दी। बताइए, हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं और मालूम हो जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट्स कहां कहां हैं, हमारे कौन कौन से मोबाइल नंबर्स हैं, और आधार ही सब कुछ गायब हो गया, और बिहार में ही हर प्रयोग करेंगे आप। हाँ, तो ये चुनाव आयोग ने जो ये बातें, दूसरी बात, एक तो 20% वोट कट जाने वाली बात है, वो बहुत चिंताजनक है। आप इस तरह से कैसे इंपावर्ड करेंगे वोटर्स को? अगर बिहार के लोगों को आप इंपावर्ड करते हैं, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें शामिल होने के लिए आप उनको वंचित करना चाहते हैं उस अधिकार से। दूसरी बात यह है कि आप एक और खतरनाक बात कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं वोट डाले, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आपका एक सजेशन है, लेकिन ये तो इसमें भी किसी मतलब गलत दूसरी मंशा की बू आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जो जहां है वहां वोट डाले। कैसे वोट डाले? आपने कहा, उसकी व्यवहारिक समस्या आपने समझाई। जो तीसरी बात है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, और जो तेजस्वी यादव ने कल अपना एक लंबा पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जो बीएलओ है, वो कहा जा रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि आपको मौजूद रहना होगा। अब इसमें 2 बातें हैं ज्ञानेश्वर जी। एक तो ऑनलाइन भी अप्लाई करने की सुविधा है। मान लीजिए हम दिल्ली में हैं तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मेरे पास
लैपटॉप भी है और हाई स्पीड इंटरनेट भी है, लेकिन बाकी जो यहाँ कर लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं है, वो किस तरह से ऑनलाइन करेंगे? उनको तो फिजिकली करना होगा। तो जो फिजिकल करेगा उसको प्रेजेंट रहना है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि उसको फॉर्म पर साइन करना है या फॉर्म पर अंगूठा लगाना है। अब सोचिए सोचिए इसके लिए और देखिए किसी भी फॉर्म में आप तो देखिए कम से कम 50 रुपए का खर्चा भी है। चलिए आपके पास इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी है, बाकी लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, साइबर कैफे में जाना पड़ेगा। जो साइबर कैफे में नहीं जाएंगे, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ आ रहे हैं, जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, 2-2 तस्वीरें चाहिए, फोटो स्टेट चाहिए। ये क्या आप थोप रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी को बिहार के मैदान में उतर जाना चाहिए, यहीं से चुनाव बदल जाएगा। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो ये अब एक तीसरी एक समस्या ये हो गई कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं और इस पर कोई क्लैरिटी नहीं ले आ रहे हैं। आज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, काफी डिटेल्ड रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने की है, जो कल्याण बिघा जाकर के नीतीश कुमार के अपने गांव जाकर उन लोगों से बात की है, और गांव के गांव लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 3 ही हमारे पास पहचान पत्र है, एक आधार कार्ड है, एक राशन कार्ड है और एक मनरेगा का कार्ड है। ये हमारे पास 3 कार्ड है, और चुनाव आयोग ने इन तीनों को दीवार कर दिया। इन तीनों के आधार पर अपने आप को नागरिक प्रमाणित नहीं कर सकते। अब ये बताइए कि अगर आधार से, मनरेगा से, राशन कार्ड से कोई व्यक्ति अगर नागरिक प्रमाणित नहीं होता है, आप उसको अतिरिक्त नागरिकता का प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। आप नागरिकता जांच रहे हैं ना, आप वोटर तो नहीं जांच कर रहे हैं। इसका मतलब आप नागरिकता जांच रहे हैं। ये चुनाव आयोग का काम तो हुआ नहीं, ये तो गृह मंत्रालय का काम हो गया, एनआरसी बनाने का काम हो गया। तो एक तो ये खतरे की घंटी है। दूसरा, वही जो आधार आपने कहा, कई लोगों ने इस बात की तरफ आज इशारा किया, कल से कर रहे हैं लोग। हम लोगों ने तो पहले दिन चर्चा हुई थी तो कहा था कि आधार इसमें अनिवार्य नहीं रखा है इन लोगों ने। अब ये आप आधार से, तो आज फिर आप आधार को क्यों नहीं इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आधार को नहीं माना जाएगा और पूरे देश में नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल, बिहार में आप आधार नहीं मानेंगे और दिल्ली में किसी का आधार के नाम पर आप वोटर बनाएंगे उसको, ये डिस्क्रिमिनेशन तो आप नहीं कर सकते हैं ना। अगर आधार उपयुक्त दस्तावेज नहीं है वोटर बनने के लिए, तो ये तो पूरे देश में नहीं होगा ना। बिल्कुल, सिर्फ बिहार में नहीं है। कि बिहार के लोगों का ही ऐसा सौभाग्य है कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि बिहार के लोगों को हम आधार कार्ड के आधार पर हम उनको नागरिक नहीं मानेंगे, और बाकी देश के बाकी सारे लोगों को, 14 करोड़ को छोड़ करके बाकी जो 136 करोड़ आदमी है उसका आधार माना जाएगा जी। और ये जो 14 करोड़ निकृष्ट और नीच लोग हैं इस धरती पर, इनका आधार हम नहीं मानेंगे, जिन्हें आप नीच मान रहे हैं। हम लोग तो गौरवान्वित है कि हम बिहारी हैं। हम तो गौरवान्वित हैं, लेकिन आपने तो हमको इसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया ना कि हम लोग सबसे खाए गुजरे हैं, हमारा आधार नहीं माना जाएगा, हमारा मनरेगा कार्ड नहीं माना जाएगा, हमारा राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, बाकी देश का माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो पूरे देश के लिए आज आधार की अनिवार्यता खत्म करिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी। आधार के बेसिस पर वोटर नहीं बनाया जाएगा। आज आप कहिए पूरे देश के लिए, तो पूरे देश में आप आधार से वोटर बनाएंगे, और बिहार के लोगों को कहेंगे कि आधार मत ले आइए, आप नौकरी किए हो, पेंशन पाते हो, आप घर बनवाए हो, नगर पालिका का मिला हो, आपने मैट्रिक पास किया हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हो, भाई ये सब क्यों देखना है जब हमारे पास आधार है, हमारे पास मनरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 10 दस्तावेज बनाए हैं, ये सारे ऐसे दस्तावेज चुन करके बनाए हैं जो बिहार की 5%, 10%, 20% ज्यादा से ज्यादा आबादी के पास हो, उससे ज्यादा के पास नहीं। मुझे तो लगता है कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी बहुत मुखर होने की जरूरत है। राजेश राम तो मुखर हो ही रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक खतरा दलित बस्तियों में है, जहां जन्म प्रमाण पत्र, जहां शैक्षणिक योग्यता, जितनी स्लम बस्तियां हैं, जो वोटर होते हैं इनके। राजेश राम तो लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने जुबान नहीं खोली तो वह वर्ग सबसे ज्यादा मतदाता होने से वंचित हो जाएगा। देखिए, यहाँ ये एक बहुत अच्छी बात की तरफ ध्यान दिलाया कि इसका सारा क्रेडिट राजेश राम ले जा सकते हैं, बिल्कुल। ये दोनों तो सरेंडर कर गए अपनी सरकार के सामने। इन दोनों पहले खबर आई थी कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो भी नाराज हैं, और उनको भी आशंका है कि उनके वोट कटेंगे। लेकिन हम आज एक रिपोर्ट देख रहे थे, जो कल की रिपोर्ट है, आज अखबारों में छपी है, कि चिराग पासवान ने कहा है कि नहीं, चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है। सोचिए, चिराग पासवान ने इसको जस्टिफाई किया है कि संविधान के आधार पर वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, और जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि संविधान के आधार पर वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। और अजीत जी चिराग पासवान कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ। चुनाव आयोग कहता है कि जहां आप रह रहे हैं वहीं वोटर बन जाइए, वहीं वोटर बन जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, पासवान जाति को आरक्षण सिर्फ बिहार में मिला हुआ है। जितने पासवान हैं, चाहे वह देश के किसी हिस्सा में रहते हो,
वो है बिहार के मतदाता और बिहार का आधार कार्ड रखना चाहते हैं। चिराग पासवान बिहार के वोटर न हो तो वह बिहार में विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। सोचिए। तो ये तो आप कह रहे हैं कि वोटर इस नाम काटने का जो अभियान है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आज ही हमने एक आंकड़ा देखा ज्ञानेश्वर जी, बाकी आंकड़े तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में कितने प्रतिशत, मतलब 2004 के पहले जन्मे लोग जो हैं उनमें से 3% के पास जन्म प्रमाण पत्र है। हम लोग के पास तो नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, हम लोग मैट्रिक नहीं, बिल्कुल। और 10% लोग हैं या 20% लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है। लेकिन आज हम एक आंकड़ा देख रहे थे कि मूसहर समाज जो है, जो जीतन राम मांझी की जाति है, उस जाति में सिर्फ 2.5% लोगों ने मैट्रिक पास किया है। बिल्कुल, सिर्फ 2% 100 में से 2.5 आदमी, और भूमिहीन सबसे ज्यादा वही है जिसके पास जमीन का कोई पट्टा या जमीन का कोई कागज नहीं है, और उसके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और उसका आधार मनरेगा और राशन कार्ड नहीं माना जाएगा। अब बताइए, और इसके बावजूद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है चुनाव आयोग। सोचिए, अब तो आपको झुग्गी झोपड़ी में वोट मांगना ही नहीं पड़ेगा, वोटर रहेंगे ही नहीं रहेंगे जो चुनाव आयोग कर रहा है। उनके पास कोई दस्तावेज होंगे नहीं, सीधे तौर पर नाम काट दिया जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो। हाँ, तो यह तो हथौड़ा चल रहा है ना। तो ये इसकी लड़ाई, अब फिर इसकी लड़ाई अब कांग्रेस के हाथ में आ गई है, आरजेडी के हाथ में आ गई है, लेफ्ट के हाथ में आ गई है। कांग्रेस के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मिलने गए, राजेश राम भी गए उसमें, और पवन खेड़ा भी गए, और कृष्णा अलवारू और अभिषेक मनु सिंह भी, सबने जाकर मुलाकात की। प्रदेश में भी, पटना में भी लोग मिले चुनाव अधिकारियों से, दिल्ली में भी जाकर के मिले, सबने कहा कि इमीडिएटली इसको खत्म करिए। इसको कांग्रेस ने जिस तरह से, जिस लेवल पर उठाया है, जैसे कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, हम लोग को तो लगा कि हम लोग गलत पते पर आ गए, चुनाव आयोग को इतनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत क्या है, इनको इतना बड़ा कार्यालय बीजेपी का है, उसी के एक फ्लोर पर अपना ऑफिस खोल लीजिए जाके। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी का ऑफिस में अपना ऑफिस बना लीजिए जाकर के, जब यही काम करना है। और ये कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरफ इशारा किया कि क्या, तेजस्वी यादव ने भी अपने पोस्ट में लिखा कि क्या किसी एक पार्टी को, एक दल को इसकी सारी डिटेल साझा की गई है। तो ये भी एक जांच का विषय है, ये कांग्रेस की इस बात को भी उठाना चाहिए। कांग्रेस जमीन पर उतर के लड़े। आपने ठीक कहा कि अगर लालू यादव का समय होता तो इसकी लड़ाई अभी जमीन पर हो रही होती। और कांग्रेस, अगर राहुल गांधी इतना बिहार का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की निष्ठा और उसकी निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग थी, और उन्होंने कहा, एक दूरदर्शी नेता, समझिए कि कैसी दूरदर्शी बात हुई, पता नहीं उनके मुंह से अपने आप निकला कि जिस तरह की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में है वैसी बिहार में हो सकती है। और उनके कहने के एक हफ्ते के भीतर बिहार में ये कवायद शुरू होगी चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में से नाम काटने की। उनको तो आना चाहिए बिहार आकर के और इसकी लड़ाई लड़े। और इस बात के लिए लोगों को, जो पप्पू यादव कह रहे हैं, लोगों को निश्चित रूप से ये मतलब इस तरह का प्रतिरोध करना चाहिए। आप बाइकआउट करने का ये गांधीवादी तरीका है प्रतिरोध का, हम कागज नहीं देंगे, और हमको आप वोटर लिस्ट में से नाम काटना है तो काट दीजिए, हम कोई कागज आपको नहीं देंगे, और हम कोई अपना वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आपके वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो है, और अगर आपको लग रहा है कि हमारा नाम गलती से है तो जिसने नाम शामिल किया था उस पर कार्रवाई करिए जाकर के। अगर आप चाहते तो किसी के पास 2003 का वोटर लिस्ट लेके नहीं जा रहा है, 2003 का वोटर लिस्ट लेके नहीं जा रहा है, 2024 का वोटर लिस्ट लेके जा रहा है, और आप बात करो कहां से हम 2003 का वोटर लिस्ट लाए भाई? भाई अब मतदाता के ऊपर आप डाल रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जो है आप मतदाता के ऊपर डाल रहे हैं कि आप सबूत लेकर के आइए। बिल्कुल, वो क्यों सबूत लेकर के आए? आप चेक करिए ना, आपका काम है चेक करना। आप मिला लीजिए कि 2003 के पहले जो है उनको कोई फॉर्म नहीं भरना, उनको कुछ नहीं करना है। जो 2003 के पहले जो लोग थे उनको ऐसे ही रहने देंगे। 2003 के बाद जो लोग, जिनका बना है 2004 के बाद, हम उनका चेक करेंगे, मान लीजिए, तो अपने आप 3 करोड़ हो जाएगा, मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ के करीब लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे बाहर उस लिस्ट से। बिल्कुल, तो आपने 8 करोड़ लोगों को, सारे लोगों को नए सिरे से मतदाता बनाने का एक अभियान शुरू कर दिया, और उसके लिए टाइम कितना रखा? तो 25 दिन कि 25 दिन 26 दिन में इतना इफिशिएंट सिस्टम है। हमने उस दिन भी ये सवाल उठाया था ज्ञानेश्वर जी कि क्या आपका इतना इफिशिएंट सिस्टम है कि आप 8 करोड़ फॉर्म, 8 करोड़ जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो हैं, वो सब अपलोड कर दीजिएगा, सब एंट्री कर दीजिएगा। ये वही वाली बात हुई नहीं, जातिगत गणना जो बिहार में हुई, जब गणना हो रही थी तो महागठबंधन की सरकार थी। और अब देखिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बिहार में जो गणना हुई थी वो फर्जी थी।
क्योंकि उन्हें पता है वो सरकार में शामिल थे, किस तरीके से हुई। और तमाम पार्टियों के नेता, चाहे धानुक समाज के नेता हो, चाहे कुशवाहा समाज के नेता हो, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा भी पिछले दिनों ऑफिस में थे, वो कह रहे थे कि कुशवाहा जाति की संख्या कम बताएगी। तो आप अपने फायदे के लिए किसी को कम और अधिक करते रहे, वैसा ही आप वोटर लिस्ट पे खेला कर देंगे और बिहार का चुनाव मैच फिक्स हो जाएगा। हाँ, वही अपने अपने फायदे के लिए आप किसी का जोड़ देंगे, किसी का काट देंगे। अब इसके आगे का जो सेकंड स्टेप हम देख रहे हैं, आज हम लोग 4 तारीख को ये बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 3 तारीख तक ये दावा था कि सारे फॉर्म बंट जाएंगे। चुनाव आयोग ने खुद ही कल जो टाइमलाइन जारी की है, उस टाइमलाइन के हिसाब से 25 जून से 3 जुलाई के बीच में 8 करोड़ फॉर्म बंटने थे। फॉर्म तो बंटे नहीं। अब कह रहा है चुनाव आयोग 70% बंट गए हैं, बाकी 7 जुलाई तक सब बंट जाएंगे। फिर बंट जाएंगे तब उसके बाद आप कलेक्ट करने जाएंगे। जब फॉर्म कलेक्ट करेंगे तो उसके साथ फॉर्म एक पेज फॉर्म होगा, फोटो होंगे। फोटो कहा गया है, जो तेजस्वी यादव ने शेयर भी किया है, कि सफेद पृष्ठभूमि पर, सफेद बैकग्राउंड पर कलर तस्वीर होनी चाहिए। अब बताइए ये कहां से लोग जाकर के सफेद बैकग्राउंड पर कलर तस्वीर खिंचवा करके तैयार रखे आपको देने के लिए? तो ये काम आपने लगा रखा है इस समय बाढ़, बारिश और खेती किसानी के टाइम में आपने ये काम लगा रखा है। तो ये करके आइए, फिर आप या तो अंगूठा लगाइए या साइन करिए, उसके लिए मौजूद रहिए उस काम के लिए। और ये सब करा करके जब फॉर्म ले जाएंगे लोग, तो उसकी एंट्री होगी कंप्यूटर में। डाटा ऑपरेटर जो होगा वो एंट्री करेगा, फोटो अपलोड करेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, और आप कह रहे हैं कि आप 1 अगस्त को आप एक ड्राफ्ट जारी कर देंगे वोटर लिस्ट। तो ये तो संभव नहीं लगता है, पॉसिबल नहीं है। आप तभी आपने पहले से सब चीजें बना के रखी है जिसको आप पब्लिश कर देंगे। तो ये सवाल भी उठाना चाहिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को। और हम शुरू में सबसे पहले राजेश राम की बात आई तो हमने तब भी इसीलिए कहा कि उनको ये बात इसकी पहल करनी चाहिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर होने वाला अगर कोई है तो वो उन्हीं का कास्ट है, उन्हीं की जाति है जी, क्योंकि उनकी जाति ऐसे भी बीजेपी के टारगेट पर है। वो लोग वोट करते हैं महागठबंधन को। लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन को वोट किया। अब मान लीजिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के कान में पता नहीं क्या कहा गया। परसों तक तो दोनों की पार्टी विरोध कर रही थी, कल पता नहीं उन लोगों को क्या कहा गया कान में कि उन लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा हो रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि उनका जो वोटर है उसका नाम नहीं कटेगा? ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। वो तो आगे ये बीएलओ समझ रहे हैं कि बीएलओ करेंगे। अरे बीएलओ को कुछ नहीं करना है, बीएलओ को तो ले जाके जमा करना है फॉर्म। इसके लिए जो ईआरओ अपॉइंट हुए हैं, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ईआरओ हैं और असिस्टेंट ईआरओ हैं, उनको करना है। और उस ईआरओ के ऊपर भी एक इलेक्शन ऑफिसर बैठा है जो वेरीफाई करेगा तमाम चीजों को। बिल्कुल। तो बंद कमरे में कब क्या हो रहा है कि आपने नाम अपलोड कर दिया और उसका नाम नहीं शामिल हो, तो कौन क्या कर लेगा उसका? और आप फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको तो क्षेत्रवार बिल्कुल यह तय करना चाहिए कि आज के दिन ही यह जो बीएलओ हैं आपके घर जाएंगे और उसमें सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दे उस इलाके की। हाँ, घोषणा कीजिए। हाँ, दिन भर हम बैठे रहे। हम तो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं फॉर्म लेकर के आएगा, कोई नहीं आया। और मैं न्यू पटना के सबसे प्राइम इलाके में रहता हूँ। तो ये तो मजाक हो गया जो आपने कहा ना कि बिहार के लोगों को नीच और निकृष्ट कुछ लोग समझ रहे हैं। याद कीजिए, चुनाव आयोग समझ रहा है, तभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारा आधार नहीं मानेंगे। दिल्ली के आदमी का, हरियाणा के आदमी का, पंजाब के और महाराष्ट्र के आदमी का आधार माना जाएगा। वो आधार लेकर के जाइए और आप वोटर बन जाइए। आज हम दिल्ली में आधार लेकर के जाए तो हम वोटर बन जाए, लेकिन बिहार में हमारा भाई आधार लेकर के जाए तो वोटर नहीं बन सकता है। बिल्कुल। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है भाई? पूरे देश के लिए आप आधार को डिसकंटिन्यू कर दीजिए कि आधार का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ आप आधार जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट के साथ, उसके लिए जबरदस्ती कर रहे हैं कि आधार जोड़ा जाए, और दूसरी तरफ बिहार के 14 करोड़ लोगों का आधार नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो इस डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो बदमाशी है ज्ञानेश्वर। और कारण क्या बताया, 1 मिनट में हम समाप्त कर रहे हैं इस बात को। कारण क्या बताया गया, हम ये ठीक है आप करिए। हम लोगों ने पहले दिन भी जो बहस की थी तो हम लोगों ने इसी से शुरुआत की थी कि फर्जी वोटर हटना चाहिए, घुसपैठिए हटने चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या आप ये कवायद 6 महीना पहले नहीं शुरू कर सकते थे? 1 साल पहले नहीं कर सकते? 1 साल 6 महीने का समय देते, इस 6 महीने में आप करते। आपने कहा कि शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण तो सबसे कम बिहार में हो रहा है, बाकी देश में तो ज्यादा हो रहा है। कह रहे हैं कि लोग मरते हैं उसका नाम नहीं काटा जाता है, तो पूरे देश में होता है, खाली बिहार में थोड़े लोग मर रहे हैं। माइग्रेशन हो रहा है, तो ये बिहार में खाली हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा है। आपने चुन लिया कि जो ये इन सब कारणों को बता करके और हम बिहार के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से काटेंगे। तो चलिए देखिए, वोटर लिस्ट की साजिश है और इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। दूसरी बात जो राजनीतिक पहलू है, ओवैसी ने बड़ी पहल की है और आरजेडी कांग्रेस से कहा है कि हमसे महागठबंधन कर लो यदि वोटों का बिखराव रोकना चाहते हो। तो अजीत जी, यह कितना बड़ा ऑफर है ओवैसी की ओर से और इसका क्या असर हो सकता है? तेजस्वी क्या सोचेंगे,
कांग्रेस क्या सोचेगी और नहीं सोचे तो क्या होगा, इस पर भी एक चर्चा आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी राजनीतिक पहल है कई मामलों में। ये बिहार का चुनाव जो है उसका एक पहलू है। इसका ये बड़ा परिदृश्य है, बड़ा इसका कैनवस है इस उनकी इस पहल का। और वो बड़ा इसलिए है क्योंकि आज उनको भी अपनी छवि को लेकर के जो उनको चिंता हुई है, वो ये है कि हर बार उनको बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। हालाँकि उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से इसका काउंटर किया कि भाई फिर हम चुनाव नहीं लड़े। कहीं भी चुनाव, हम जहाँ चुनाव लड़ने जाएँगे, अगर हमारे लड़ने से फ़ायदा बीजेपी को होता है, तो इस डर से हम चुनाव लड़ना तो बंद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपनी इस छवि को बदलने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक पहल किया है। अब अगर आरजेडी, कांग्रेस ये लोग अलायंस नहीं करते हैं ओवैसी के साथ, तो फिर ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने का अधिकार उनका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप फिर बिल्कुल। बी टीम नहीं कह सकते हैं। फिर तो आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई वो तो पहले आप ही के पास आए थे। तो आपने क्यों नहीं अपनी बी टीम बना लिया उनको? जब वो आए आपके पास लिखित अनुरोध लेकर के आए कि हमको महागठबंधन में शामिल करिए, और आपने शामिल नहीं किया, और अब जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती है। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। बीजेपी उन्होंने ओवैसी ने कांग्रेस के सामने खड़ी कर दी। बिल्कुल। ये क्या है, कांग्रेस आरजेडी की स्थिति वो सांप चुचुंदर वाली है कि निगल लें तो मर जाएं और उगल दें तो अंधे हो जाएं। अब ये स्थिति हो गई, और ये पूरे देश के लिए कर दी उन्होंने। एक दुविधा में कैच 22 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, उसमें फंसा दिया उन्होंने कांग्रेस को। अब हर जगह कांग्रेस के सामने वो कहेंगे कि हमसे तालमेल करिए, और नहीं करिए तो आप मत कहिए कि हम बी टीम है बीजेपी के। तो एक बड़ा हमको समझ में आया कि एक उनका अच्छा राजनीतिक दाव है। दूसरी क्या बात है कि इस समय बहुत ही पोलराइज्ड है बिहार। हम लोगों ने देखा वक्फ का जो आंदोलन का हुआ, इमारत शरिया का जो आंदोलन हुआ पटना गांधी मैदान में, उस आंदोलन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेफ्ट के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पप्पू यादव भी वहां मौजूद रहे। मतलब समूचा अपोजिशन वहां मौजूद था। तो अब अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी मुसलमानों के बीच में इससे मजबूत हुई। तो ओवैसी को ये भी खतरा दिख रहा है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि अब ऐसी स्थिति में अगर हम अकेले जाते हैं लड़ने, तो मुसलमान का रुझान तो पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ दिख रहा है। तो हम आइसोलेट हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। अलग थलग हो जाने की सोच, उसका दूसरा कारण ये है, जो पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं, कि हम बार बार ये कहते हैं कि इस बार मुस्लिम यादव का वोट बटना क्यों मुश्किल है, क्योंकि दोनों बहुत मोटिवेटेड हैं। यादव इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लग रहा है फेयर चांस लग रहा है कि बन जाएंगे। और मुस्लिम इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बार अगर एनडीए जीती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार से उसको कभी चिंता नहीं रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वो बीजेपी के साथ रहे, तब भी कोई चिंता नहीं। लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस चिंता में मुस्लिम एकदम मोटिवेटेड है कि पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक के साथ जाना है। तो इन दो कारणों से वक्फ कानून पर जो अपोजिशन का रुख था, और जो ये आशंका बिहार में है कि बीजेपी इस बार एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इन दो बातों ने ओवैसी को मजबूर किया है कि वो महागठबंधन से बात करें, नहीं तो उनको लग रहा है कि आइसोलेट हो जाएंगे। अभी दो चुनाव में अच्छा वोट मिल गया, विधानसभा में भी उनके 5 लोग जीत गए, और लोकसभा चुनाव में भी उनको ठीक ठाक अच्छा वोट, ठीक ठाक बहुत ही बढ़िया वोट आया अख्तर उल को। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं दिख रही है। इस बार अलग थलग होने का खतरा उनको डर सता रहा है। तो इस वजह से भी उन्होंने अपने से आगे बढ़ के दो कारण हमने बताए पहले, एक तो आइसोलेट होने का खतरा वक्फ के कारण और बीजेपी के सीएम के कारण, और दूसरा एक कैच 22 सिचुएशन में फंसाना कांग्रेस पार्टी को। तो ये तो असदुद्दीन की, मतलब ओवैसी साहब की बात हो गई, जो एमआईएम की बात हो गई। अब अगर आरजेडी और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, तो इनके सामने वही दुविधा है कि अगर आप लेते तो साथ में रख लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं, तो सीटें कौन छोड़ेगा उनके लिए। सबसे पहली बात तो ये होगी कि सीटें कौन छोड़ेगा। मान लीजिए आरजेडी में उनके 4 एमएलए तो आरजेडी में ही आके शामिल हुए, तो वो तो जीती हुई 4 सीटें हैं जिन पर वो दावा करेंगे कि हम लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, हम जीते थे। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो कहें कि जो अभी आपके साथ गए हैं हम इनको टिकट नहीं देंगे, तो आरजेडी के साथ हर एक समस्या खड़ी होगी। और फिर इलाके में और भी सीटें मांगेंगे। 21 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो उस अलायंस में अगर 21 सीट लड़े थे तो वो 10 सीट 8 सीट 10 सीट वो मांग करेंगे, तब एक सम्मानजनक सीट के लिए। और वैसे नेता हैं, यदि हम बिहार में कहें, किसी पार्टी ने यदि पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो खुद ओवैसी ने ढाका विधानसभा क्षेत्र आपके ही चंपारण में है, वहां राणा रंजीत सिंह को एआईएमआईएम का प्रत्याशी घोषित अपनी जुबान से वहां आकर कर दिया है। तो भाई अब तो ढाका भी मांगेंगे। और वो जो आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई यदि समझौता हो जाए तो जो एआईएमआईएम से आए आरजेडी में, उन्हें कह दिया जाएगा कि इन्हें पहले बेटिकट करते हैं। हाँ, बेटिकट होगा तो ओवैसी साहब के पास जाइए आप,
तो वो क्या मुंह जी। लेके ओवैसी साहब के पास जाएंगे टिकट मांगने? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो वो व्यवहारिक संकट है कि अगर 8 सीट 10 सीट की कोई बात होती है, देखिए वहां तो इतना कंजस्टेड है, इतनी भीड़ है वहां, इतना क्राउडेड है पूरा गठबंधन को कि हुँ, किसके लिए सीट निकाले, कौन छोड़ेगा सीट? पहली बात तो ये हुँ, है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप अलायंस में लेंगे उनको, वैसे ही एक जो आरजेडी में कोलाबोरेशन। बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने का। बिल्कुल। बीजेपी इस बात का, चूंकि देखिए अभी आपने ठीक कहा पहले कि इस पहलगाम कांड के बाद जो असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड था, जो रुख था उनका, जिस तरह से जी, उन्होंने डिफेंड किया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को, आतंकवादियों को अटैक किया, एक ट्रू नेशनलिस्ट का के रूप में वो आए, एक ट्रू नेशनलिस्ट लीडर के रूप में वो सामने आए। जी। और वो विदेश भी गए तो बाकी दूसरे लोगों से तो झगड़ा हुआ, कांग्रेस से भी झगड़ा हुआ, तृणमूल कांग्रेस से झगड़ा हुआ, लेकिन ओवैसी साहब ऐसे नेता थे जिनसे कोई विवाद नहीं हुआ। उनको जो कहा गया डॉटेड लाइन पर, जो विदेश मंत्रालय ने जो लाइन तय की थी, उस लाइन पर उन्होंने जाकर के विदेश में बात की सारी, देश का पक्ष रखा बिल्कुल। उन्होंने। तो एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं वो। इसके हुँ, बावजूद जो उनकी पुरानी छवि है, जो उनके पुराने, उनके और उनके भाई के, जो अकबरुद्दीन ओवैसी के जो भाषण है कि 15 हुँ, मिनट दे दो और हिंदुओं को हम क्या करें, ये सारे भाषण भाषण वायरल होने लगेंगे बिहार में। बिल्कुल। भाई जब तक वो 10-12 सीट 15 सीट लड़ेंगे अपने खुद से मुस्लिम बहुल सीटों पर, तो इस बात की कोई परवाह नहीं करे। लेकिन हुँ, अगर वो महागठबंधन में आए तो ये तमाम भाषण वायरल कराए जाएंगे। उनकी हैदराबाद की जो राजनीति है, पूरी जो इतिहास है जो रजाकारों का और हैदराबाद के निजाम का, और उनकी जो लड़ाई है हैदराबाद के विलय का, भारत में विरोध करने की जो लड़ाई है, वो तमाम इतिहास भूगोल निकाल लिए बिल्कुल। जाएंगे। हुँ, तो हुँ, उसमें फिर महागठबंधन को एक दिक्कत होगी, फिर महागठबंधन बैकफुट पर आएगा। फिर आप जो मुस्लिम यादव का समीकरण है, उससे अलग जो वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ। उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो ये दोनों तरह से, दोनों तरफ की उन्होंने तो फंसा दिया, उनका कोई नुकसान नहीं होना है। मतलब उनको वही पता है बात जो आपने कही कि निगलते हैं तो मर जाएँगे, उगलते हैं तो अंधे हो जाएँगे, हाँ, वैसी हाँ, स्थिति में महागठबंधन को पहुँचा दिया ओवैसी ने। पहुंचा दिया ओवैसी ने, वो जी, अपनी पॉलिटिक्स करनी। और इसके बाद आप देश की पॉलिटिक्स में भी आप कैसे बी टीम कराएंगे उनको? वो तो जी। कहेंगे ना कि भाई हम तो पहले आप ही के पास आते हैं, आप लेते नहीं है तो हम अकेले नहीं लड़े, हुँ, राजनीति बंद कर देना। तो और आप ये देखिए ना, बिहार में ही देखिए ना कि प्रशांत किशोर को पहले आरजेडी वाले बीजेपी की बी टीम हाँ, कर रहे थे। बीजेपी टीम और कर रहे अब थे, हाँ, बहस चल रही है कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसको नुकसान और पहुंचाएंगे, हाँ। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की लिस्ट से तय होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। तो मतलब दोनों ओर, दोनों को नुकसान का खतरा तो पैदा हो गया है। हो तो गया बिहार ना, की हो गया। सियासत दिलचस्प तो हो गई है अजीत जी। हाँ, हाँ, तो ये अब प्रशांत किशोर को लेकर के बीजेपी में इतनी चिंता है, जेडीयू में इतनी चिंता है, उनको लग रहा है कि एक अंडरकरेंट जो प्रशांत किशोर का है, हम्म, वो मतलब सत्ता विरोधी वोट खाली काटने का नहीं है। वो हम्म, जो एस्पायरेशनल वोटर है, वो जो अन्य को वोट करता है, वो जो बीजेपी और इसका जो फॉरवर्ड वोटर समर्थक है, अति पिछड़ा का समर्थक है, उसमें सबका वोट जा सकता है उनके साथ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, चिंता तो बिल्कुल। उनको हो गई। अभी वो पहले बीजेपी की भी टीम बनाए जाते थे, अब हम्म, कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वही हाल हम्म, वैसी का है कि आप ले लीजिए, उनको साथ में ले लीजिए तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, छोड़ दीजिए तो वोटों का बिखराव होने का खतरा है, उनकी भी अपनी राजनीति चलने का खतरा है, मतलब वो अपनी राजनीति चलाएंगे। तो ये दोनों बिल्कुल। तरफ से दुविधा की स्थिति है। चलिए, तो देखिए बिहार में साजिश चल रही है बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की। देश में पहली बार आधार को खारिज कर दिया गया है और बिहार को इसका साक्षी बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कहां तक लड़ती है यह देखने की बात होगी, क्योंकि यह जनता के अधिकार का और मतदान के सर्वोच्च अधिकार का मसला है। और ओवैसी ने महागठबंधन को फंसा दिया है। महागठबंधन क्या फैसला करता है? राजद की राष्ट्रीय कार्य समिति चल रही है, वहां लालू यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन जाएंगे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।